नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण और शहरी दोनों ही श्रेणी में आगे है। सभी पैरामीटर में प्रदेश आगे है, फिर भी पुरस्कार देने में हीला हवाला किया जाता है। और आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन में गांधी, युवा और नए भारत की चुनौतियां, इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जिसकी बात आप सुने भी हैं। बच्चे लोग जो एक दिन लता मंगेशकर या विराट कोहली बन सकते थे, उनकी अपॉर्चुनिटीज उनको, और इसलिए हमको सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर ने मेरे फादर को विदेश भेज दिया डिप्लोमेटिक सर्विस में। पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ में अक्षरशः उसका पालन होता दिखाई दे रहा है। दरअसल हम गांधी जी ने देश के लोगों को, देशवासियों के अंदर में आत्मसम्मान का भाव जागृत किया, और वो जो दबे हुए थे, कुचले हुए थे, जिन्होंने अपनी स्थिति को नियति मान लिया था, उससे उन्होंने संघर्ष करना सिखाया, सेवा के रास्ते पे ले गए, और सेवा संघर्ष करते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश की आज़ादी उन्होंने दिलाई। तो आज सबसे ज़्यादा जरूरी है कि श्रम का सम्मान करना, स्वावलंबी होना, और गांव भारत है, वो गांव में बसता है, और गांव को समृद्ध करना। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पाटन के कपसदा गांव में हुई सामूहिक हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद वे राजधानी लौटे और प्रेस वार्ता कर पीड़ित परिवार के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए देने की मांग की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस जिले में 4 मंत्री निवास करते हैं, लेकिन अभी तक शासन का कोई अधिकृत व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा है। जब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में वो उत्तर प्रदेश के किसान को 50 लाख दे सकते हैं, ये तो उनका गृह जिला है, ये तो उनका अपना प्रदेश है, ये तो हमारे छत्तीसगढ़िया लोग हैं। तो मुख्यमंत्री जी को दरिया दिली दिखाना चाहिए, बड़े मन से सहायता करना चाहिए। हमको आशंका है कि रहस्यमय ढंग से ये घटना घटित हुई है, और इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सस्पेंस है, अगर इसमें रहस्य छिपा है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच से बहुत सी चीजें सामने आती हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया। धमतरी जिले में इसे स्थापित किया जाएगा। इसमें धमतरी, कुरुद, नगरी और मगरलोड विकास खंड में 2-2 गोठान चिन्हांकित किए गए हैं।
अतिथि स्वागत के लिए प्राकृतिक पेंट बनाने वाली इकाई आज आपके माध्यम से उसका भी लोकार्पण हो रहा है सर। और इसके अतिरिक्त सर यहाँ फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बनाने का जय ध्यान काका। जय ध्यान बाल चालू। मोर नाम मैना धन का है। गोस्वामी जी GMDIC आप आए और स्वागत करें। हमारे अछोटा में हम लोगों ने जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्रामीण औद्योगिक पार्क का शुभारंभ कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश स्तर से वर्चुअल उद्घाटन किए। इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन किया था। हमारे ज़िले के यहाँ पर जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और अछोटा के आसपास के नागरिक गण उपस्थित थे। ज़िले में हम लोगों ने प्रत्येक विकासखंड में 2-2 ग्रामीण औद्योगिक पार्क का स्थापना के लिए चयन किया है। DPR बना ली गई है और आज के बाद इसकी जो कार्य है द्रुत गति से प्रारंभ करेंगे। पानी बॉटलिंग का काम है या फिर आपके अंडा उत्पादन का है या फिर बकरी पालन है, मुर्गी पालन का है या ईंट का जो बनाने का काम है, पेवर ब्लॉक काम है, उधर आपके गातापार और जो भेंडरी है वहाँ पर अलग काम है। इस तरह का अलग अलग काम लिया हुआ है। कहीं पर LED बल्ब का भी है। हम लोगों ने भी जो बारदाना उत्पादन है, प्लास्टिक बारदाना उत्पादन है, इन कामों को भी लिया हुआ है और इसमें तेज़ी से काम हम लोग प्रारंभ में प्राथमिक तौर पर अछोटी से प्रारंभ करेंगे। भारत का विकास एक सुराजी ग्राम का कैसे विकास हो, सुराजी ग्राम कैसे बनाया जाए और उसके सपना को पूरा करने के लिए जो है हमारे राहुल जी और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और ये रीपा कार्यक्रम तय किया गया है जिसके तहत गांव में इंडस्ट्रियल औद्योगिक पार्क की स्थापना होगी। जैसे कि हम लोग जब चुनाव किए थे तब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नारा दिया था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी ये सब बोला सहयोग देवो संगवारी। इसके तहत गोठान योजना, घुरवा योजना, बाड़ी योजना और नहर नाली का जो मरम्मत है पानी ताकि मिल सके ये किया जा रहा है। लेकिन गांव में बेरोजगारी और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों को कहीं न कहीं काम की ज़रूरत है। तो गांव के लोग गांव को छोड़ के ना भागें। तो गांव को सुराजी गांव, आत्मनिर्भर गांव कैसे बनाएं ताकि वहां के लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं कर सके और दूसरों को भी दे सके। इसके लिए जो है छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग के रूप में गांव में जो है रूरल इंडस्ट्री पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसका आज शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों और पंचायत मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे के द्वारा किया जा रहा है। कोरबा जिले के शांग थाना इलाके में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले कोरवा जनजाति के एक युवक की दुर्घटना में मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध नजर आ रही है। पुलिस ने इस घटना के वक्त ट्रैक्टर चला रहे व्यक्ति के स्थान पर किसी और को आरोपी बनाकर पेश किया है। दरअसल पुलिस ने जोगीराम बिजवार की पेशी कराई है, जबकि घटना के समय किशुन बिजवार नामक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। बीरू हम बता जिस समय ट्रैक्टर के एक्सीडेंट हो रही से तहु ट्रैक्टर में रहेगा। हाँ रहे हूँ। तो कौन चला रही ट्रैक्टर ला? किशुन। कौन है? ये मंगत राम का बेटा है। तब उधर गाड़ी में बैठ के आया तो एक गाड़ी ले ब्रेक चढ़ी तो गाड़ी घूची फिर पाछे ली तो सब जान बचाव करके ढांके तो वो ढांकी तब ट्राली पहुंच गई करा तब दब गई। अब मोर ये हल्का से दर्द हाथ में ले गई। मान सिंह ये बताओ दिन ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुईस तो कौन मरीस? समारे। और गाड़ी कौन चला रही से? किशुन। कौन है किशुन? है मंझवा। सरपंच के कुछ लागे? ओकर भाई है। सरपंच के? सरपंच के भाई। और काकर बेटा है? मंगत के। दिनांक 13/9/2022 को मुझे पता चला कि ग्राम विमलता में करेला नाला में ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है और आदमी दबा हुआ है। तब तत्काल में हमारा स्टाफ साथ पहुंचा है और JCB के माध्यम से मतलब ट्रैक्टर एवं ट्राली को
बाहर खींचकर 100 को भी बाहर निकाला एवं पंचनामा कार्रवाई पूर्ण कर लिया गया है। ट्रैक्टर क्रमांक CG12AN 3581 से एक्सीडेंट हुआ था करेला नाला में और उसको मृतक के पालक मंगल साहब द्वारा रिपोर्ट लिखाने से रिपोर्ट दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई कर 100 को PM कराया गया एवं आरोपी जोगीराम मझवार को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया है। धारा 304A 279 337 पंजीबद्ध किया गया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब CM भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। EOW और एंटी करप्शन ब्यूरो के DIG आरिफ शेख से हमारे सहयोगी मनोज सिंह ने मुलाकात की। देखिए इस खास मुलाकात की एक रिपोर्ट। नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज सिंह। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक शख्सियत हैं। इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इनका नाम ही बहुत है। हमारे साथ EOW और एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर आरिफ शेख जी हैं, जो 2005 बैच के IPS अफसर हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, गरियाबंद समेत 8 जिलों के बतौर SP अपनी सेवाएं दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ का जो सबसे चर्चित अपहरण केस, प्रवीण सोमानी अपहरण केस हुआ था, उसकी मॉनिटरिंग सीधे ये कर रहे थे और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में महीने भर तक लगातार दबिश देने के बाद बिहार के चंदन सोनार गिरोह से बिना फिरौती दिए प्रवीण सोमानी को वापस लेके आए। यही नहीं, बतौर SP रहते हुए महिला अपराध और साइबर अपराध पे भी बहुत ही बेहतरीन काम किए। उसका परिणाम भी बहुत ही अच्छा मिला है। आइए हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे कि आपकी पढ़ाई, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो कहाँ से हुई और विश्वविद्यालय तक का जो सफ़र था वो किस तरह से शुरू हुआ और कहाँ तक हुई पढ़ाई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है ये बम्बई में हुई है और मैं मरोल पुलिस कैंप नामक एक एरिया अंधेरी ईस्ट में, वहाँ पे पला बड़ा हूँ। पिताजी पुलिस में थे और पुलिस लाइंस में ही फिर हम लोग का क्वार्टर था, वहीं पे पला बड़ा हूँ। पास ही में स्कूल था सेंट लॉरेंस नाम का। उस स्कूल में मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के 10वीं के पश्चात जो है हम लोग का पापा का ट्रांसफ़र हो गया पुणे। तो पुणे में आके मैंने वहाँ पे 11वीं 12वीं और फिर इंजीनियरिंग किया है पुणे विद्यापीठ से। और पुणे विद्यापीठ में इंजीनियरिंग के पश्चात मुझे नौकरी भी लग गई थी, तो प्लेसमेंट हो गई थी HCL टेक्नोलॉजीज़ में। तो उसके पश्चात मैंने HCL टेक्नोलॉजीज़ कंपनी ज्वाइन भी की और वहाँ पे बाकायदा मैंने 2.5 साल नौकरी भी की थी। और उसके पश्चात फिर मैं सिविल सेवा में आया हूँ। तो सिविल सेवा में आने का ये उद्देश्य कैसे बना कि हम सिविल सेवा में तैयारी करके जाएं, या कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय या कोई घटना जो आपको प्रेरित की हो कि इस प्रोफेशन में आप आए? सिविल सेवा में जाने का शुरुआत से ही रुझान था मेरा। और क्योंकि मैं पुलिस कैंप में ही पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जितने बड़े बड़े त्यौहार होते थे उसमें देखते रहते थे कि बड़े अधिकारी लोग आते हैं। जैसे गणेश उत्सव बहुत बड़ी
मात्रा में वहाँ पे मनाया जाता है, जोरों शोरों से मनाया जाता है। तो उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के हाथों से होता था और एक पूरा माहौल जो था वो पुलिसिया माहौल था और उसमें अधिकारी क्या होता है इसकी समझ थी पहले से ही। और बचपन से फिर वही सपना था कि एक दिन बड़ा होके बड़ा पुलिस अधिकारी बनना है, आईपीएस बनना है, ये तो पता भी नहीं था, लेकिन बड़ा ऑफिसर बनना है। और क्योंकि पापा उस समय पे सब इंस्पेक्टर थे तो उस समय पे एसीपी बहुत बड़ी चीज़ लगती थी, जो कि डीएसपी रैंक का अधिकारी होता है। तो एसीपी बनना है करके ऐसे बोलते रहते थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा ये नहीं था कि कैसे होना है, क्या होना है। और मतलब समय कटता गया, इंजीनियरिंग की और उसके बाद नौकरी भी लग गई। तब तक तो मतलब थोड़ा भूल भी गए थे कि करना है कुछ, क्योंकि नौकरी अच्छी थी, पैसे अच्छे मिल रहे थे। तो एक लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि जो भाग्य में होता है वो होता ही है, तो वैसे हो गया। और वन फाइन मॉर्निंग मुझे ऐसा लगा कि अब संतुष्टि नहीं मिल रही है इसमें और अपना असली जो डेस्टिनेशन है वो सिविल सेवा ही है। तो मैंने फिर नौकरी छोड़ दी और पूरे तैयारी में जुट गया मैं और पहले ही अटेम्प्ट में मैंने सिविल सेवा एग्ज़ाम क्लियर कर ली। पढ़ाई के समय फिल्म देखने का आपको बहुत शौक था? जी, फिल्म तो अभी भी मैं बहुत देखता हूँ और लगातार देखते ही रहता हूँ और उसकी समीक्षा भी करता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है ये करना। अमिताभ बच्चन के आप बहुत बड़े फैन रहे हैं, उनकी फिल्मों को ज़्यादा? हाँ जी जी, अमिताभ बच्चन शुरुआती दौर था और जैसे मैं 1980s का हूँ और उस समय पे अमिताभ बच्चन जो था सुपरस्टार था और उनकी कई लगातार अच्छी हिट फिल्में आई थी। तो अमिताभ बच्चन से काफ़ी मतलब लगाव था और अमिताभ बच्चन से मैं मुलाकात भी कर चुका हूँ बचपने में और उनका ऑटोग्राफ भी मैंने लिया था। अब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो आपने वो पढ़ाई की या जो मेहनत किया आपने, वो किस तरह से पढ़ाई थी, क्या शेड्यूल था आपका? क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम जो है एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एग्ज़ाम है और कोई भी कैंडिडेट जो है पूरा एक साल पूरा ये एग्ज़ाम ले लेती है, एक साल पूरा समर्पण करना पड़ता है, तब जाके एक हम लोग एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाते हैं। और अगर मान लो कि खुदा न खास्ता वो क्लियर नहीं कर पाते तो सेम साइकिल रिपीट होते रहते। तो मैं इसको एक विशेष साइकिल मानता हूँ, क्योंकि लोगों के सालों साल निकल जाते हैं और एग्ज़ाम फिर निकलता नहीं है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करना और स्ट्रैटेजी के साथ अपीयर होना एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, यूपीएससी पूरे मतलब भारत में सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है और हर साल करीब 5 लाख लोग इसमें बैठते हैं और मात्र 150-200 लोग जो हैं आईएएस आईपीएस में सिलेक्ट होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इसका परसेंटेज जो है 0.01% से भी नीचे आता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही फोकस्ड अप्रोच रखना चाहिए इसकी तैयारी में। लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मटेरियल जो है कलेक्ट करने की कोशिश में उनका फोकस लूज़ हो जाता है। देखिए, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हर कैंडिडेट को सबसे पहले तो अपना सिलेबस क्या है वो डिफ़ाइन करना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करनी चाहिए। स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कैंडिडेट को कि वो पर्टिकुलर प्रश्न उस साल क्यों आया था। अगर यूपीएससी की मंशा को वो भाप पाया, जो कि बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर वो भाप पाया तो मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसका, क्योंकि उसको पता है कि यूपीएससी चाहता क्या है। और यूपीएससी को डिकोड करना ही इस पूरे एग्ज़ामिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होती है, प्रीलिम होती है, मेंस होती है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम में एक अलग फोकस लगता है, मेंस में अलग फोकस लगता है, इंटरव्यू में अलग फोकस लगता है। कई लोग प्रीलिम्स में ही अपने गोल से हट के इंटरव्यू के बारे में सोचने लग जाते हैं, मेंस के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो प्रीलिम उनका इफेक्ट होता है, क्योंकि प्रीलिम ही सबसे टफ एग्ज़ाम है। जब मेंस में आते हैं वो, तो मेंस कि प्रिपरेशन के बजाय वो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, कौन सा शर्ट पहनूंगा, ये सोचने लग जाते हैं। और जब प्रीलिम फाइनल इंटरव्यू में जब जाते हैं तब ये मन में डर रहता है कि अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या फिर से प्रीलिम। तो हम लोगों को हर एक स्टेज को जो हम लोग फेस कर रहे हैं उसी स्टेज के लिए हम लोग को तैयारी करनी है, आगे का सोचना नहीं है या पीछे का सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मेरा ये मानना है कि प्रीलिम देने के पहले पहले आपको मेंस की पूरी तैयारी होनी चाहिए और आपने पूरी मेंस की एग्ज़ाम जो है उसके लिए आप 100% तैयार होके ही प्रीलिम्स अपीयर करना चाहिए। उस वजह से ये होता है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो हैं आप और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसे फोकस्ड अप्रोच अगर आप रखते हो और एनालिसिस के ऊपर फोकस करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, तो निश्चित तौर पे ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो। आपको पहले मणिपुर का ऑर्डर मिला था,
वहाँ पे भी आप कुछ समय काम किए, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आप आए। तो इन दोनों जगहों में पुलिसिंग में क्या, वर्किंग में क्या अंतर दिखा आपको? वहाँ की स्थिति क्या थी और यहाँ की स्थिति? देखिए, मैं त्रिपुरा जिले में, त्रिपुरा स्टेट में था पहले, मणिपुर त्रिपुरा के त्रिपुरा सेगमेंट में, और वहाँ पे मैंने प्रोबेशन कंप्लीट किया, वहाँ पे मैंने एएसपी शिप कंप्लीट की और इलेक्शन मैंने वहाँ पे निपटाया है। तो वहाँ पे त्रिपुरा में अलग चैलेंजेस थे, वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम था, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम था जो था वो कंटेन हो गया था। मतलब जो वहाँ के जो अलगाववादी हैं तत्व, उनके ऊपर बहुत हद तक काबू पाया गया था। और बहुत ही छोटा राज्य था, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का तो पूरा राज्य था वो, और उसमें 4 जिले बने हुए थे। आदिवासी बहुल्य था वो भी, और टोटल वहाँ की जो भाषा थी, जो शैली थी, टोटल अलग थी। लेकिन उसी शैली में उनके बीच में जुड़ना और वहाँ पे काम करने का एक बहुत ही अच्छा और सुखद अनुभव था, और उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। छत्तीसगढ़ में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा परिप्रेक्ष्य पूरा अलग था। यहाँ पे क्योंकि हिंदी प्रथम भाषा है, वहाँ पे बंगाली प्रथम भाषा थी, तो वहाँ पे बंगाली सीखनी पड़ी थी मुझे, और यहाँ पे आने के बाद हिंदी थी, तो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। वहाँ पे अंग्रेजी में कामकाज था, यहाँ पे हिंदी में है, तो और बेहतर तरीके से हम लोग काम कर पाए। वहाँ पे अलगाववाद था, यहाँ पे नक्सलवाद है। तो प्रॉब्लम्स तो दोनों जगह पे थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटम है जो प्रॉब्लम का, वो कई मायने में ज़्यादा है, ठीक है। और उसको चैलेंज करना, उससे लड़ना, ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छा अनुभव था, और उससे काफ़ी लर्निंग मिली है मुझको। महिला अपराध की बात करें तो जब आप रायपुर में एसपी थे, उस समय महिला अपराध पे आपने काम भी किया। किस तरह के काम थे और उसका बेनिफिट कितना लोगों को मिला? महिला अपराध के संबंध में बहुत ही बृहद हम लोगों ने काम किया है, और इसकी शुरुआत बालोद जिले से ही की थी। वहाँ पे हम लोगों ने एक मिशन पूर्ण शक्ति की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने महिला कमांडोज को और सुदृढ़ीकरण किया था उनका। उसी योजना को मैंने बिलासपुर में भी लाया था, और फिर रायपुर में भी उसको मैंने रेप्लिकेट किया था। महिलाओं के राइट्स के प्रति, उनके अधिकारों के बारे में हम लोग ने जागरूकता लाने की कोशिश की थी, और ऐसी महिलाएं जिनको समाज ने तिरस्कार किया है, उनको बहिष्कृत, तो उनको हम लोगों ने रिहेबिलिटेट करने की हम लोगों ने कोशिश की थी। लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ही अलग तरीके से डील किया था, और उसमें चुप्पी तोड़ नाम का एक अभियान हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उस चुप्पी तोड़ अभियान के माध्यम से हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस के प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया था, और उसी चुप्पी तोड़ अभियान के वजह से हम लोगों ने करीब 80% जो शिकायतें आई थी, उनका बहुत ही मतलब टेलीफोनिकली ही हम लोगों ने निराकरण किया था। और जो 20% थे शिकायतें, उसमें आइदर हम लोगों ने एक मीटिंग करके सुलझाई थी, या फिर कुछ एक प्रकरणों में हम लोगों ने अपराध भी कायम किए थे। और ख़ास बात यह है कि ये जो शिकायतें हैं, वो सिर्फ महिलाओं की नहीं, हम लोगों ने पुरुषों की भी शिकायतों को एंटरटेन किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुरुष थे जिनके विरुद्ध मतलब जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध शिकायत की थी, क्योंकि पत्नियां उनको प्रताड़ित कर रही हैं। तो हम लोगों ने बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल तौर पे ये काम किया था, और ये काफ़ी चर्चा हुई थी इसकी, और लोगों ने अप्रिशिएट किया था, और इसको एक फिक्की अवार्ड भी मिला था इस चुप्पी तोड़ अभियान। जी, आप जिस समय कोरोना का काल शुरू हुआ था, उस समय आप रायपुर के एसपी थे, आप लोगों ने काम भी किया। उस समय किस तरह की चुनौतियां थीं कि भाई भीड़ को भी रोकना था, और तमाम तरह रोग से भी लोगों को बचाना था, सुरक्षित भी रखना था, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करके आप लोगों ने काम किया? ये लॉकडाउन था, ये भूतो न भविष्य, तो इस तरीके की सिचुएशन थी, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था होना क्या है। मुझे अभी भी याद है कि 4 अप्रैल को यहाँ पे रायपुर का फर्स्ट कोरोना पॉजिटिव पेशेंट डिटेक्ट हुआ था, और उसके बाद हम लोग को कंटेनमेंट जोन बनाना था। तो उस समय पे जो अफरा तफरी मची थी, और उसको हम लोग को डील करना था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था इसको कैसे करना है। उसके पश्चात फिर हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन्स बनाए, लॉकडाउन का पालन करवाना, क्योंकि लोग जो है मानने का नाम नहीं लेते, मतलब बाहर निकल के फैलाने का काम। तो उसमें हम लोग को लाठियों का भी सहारा लेना पड़ा, जिसका क्रिटिसिज्म हुआ उस समय पे, लेकिन बाद में अंततः लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं, अगर पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती थी तो कोरोना और ज़्यादा फैलता था।
हम लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया सर्विलेंस के लिए, और ताकि लॉकडाउन जो है हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से किए। उसी दौरान बहुत सारे लोगों को खाने पीने की समस्या थी, तो पुलिस ने जो है प्रोएक्टिव रोल, एक ह्यूमन फेस सामने करते हुए हम लोगों ने उनके लोगों के खान पान की व्यवस्था का भी इंतज़ाम किया था। और इसमें बहुत सारे NGOs थे और बाकी की एजेंसीज थे, उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया था लोगों तक पहुंचने के लिए। उसके बाद में मजदूर का जो ट्रांजिट मूवमेंट था उसको कंट्रोल करना और उसको रेगुलेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि लगातार मजदूर जो थे वो चलते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे। तो उस दौरान उनको उनकी व्यवस्था करना, उनको बसों से भेजना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। और ऑलमोस्ट 4-5 महीने बाद फिर प्लेन सेवा और ट्रेन सेवा बहाल की थी, तो उस दौरान जो अफरा तफरी मची थी उसको डील करना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था ये लॉकडाउन का। और उस समय पे बहुत सारे मौतें भी हुई थी, उनका क्रिमेशन करना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी कि डेड बॉडीज़ को परिवार वाले भी डायरेक्ट देख नहीं सकते थे, क्योंकि नगर निगम डायरेक्ट उनको पॉलीथीन में डाल के उनका डायरेक्ट क्रियाक्रम करती है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऐसा समय फिर से ना आए। लेकिन वो समय जो था बहुत ही चैलेंजिंग था और बहुत कुछ सिखा के भी गया है। और उस समय में पुलिस ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय काम था। 2020 जून में आपको EOW की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यहाँ आने के बाद आपके किन किन तरह का बदलाव हुआ यहाँ पे, और भी क्या बदलाव की तैयारी चल रही है? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसके एक सेट गाइडलाइंस होते हैं। उस गाइडलाइंस को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करवाने के लिए हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने यहाँ पे एक मैनुअल बनाया है, और उस मैनुअल के हिसाब से अभी पूरा कामकाज हो रहा है। उसके साथ साथ पहले जो FIR थी वो गोपनीय रहती थी और RTI से भी वो निकलती नहीं थी। तो मैंने आने के बाद यहाँ पे जितनी FIR होती है एंटी करप्शन ब्यूरो और EOW दोनों सभी को मैंने पब्लिक कर दिया है। CCTNS के माध्यम से मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है यहाँ पे। उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे नवाचार किए हैं कि बहुत बार ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं जिसमें रिश्वत की शिकायतें हैं, तो हम लोगों ने उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। और सिर्फ ऑडियो वीडियो वायरल को एक बार हम लोगों ने सत्यापन किया, सत्यापित करने के पश्चात हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक छत्तीसगढ़ में वेबसाइट शुरू की है, व्हाट्सएप का हम लोगों ने नंबर शुरू किया है, उसके साथ 1063 टोल फ्री नंबर भी शुरू किया है। तो कुल मिला के हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे उपक्रम शुरू किए हैं जिसकी वजह से पब्लिक जो है डायरेक्टली एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़े। उसके साथ साथ हम लोग मैसेजेस भी चलाते रहते हैं समय समय पर SMS के माध्यम से, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और कोई रिश्वत मांगता है तो तुरंत हमको शिकायत करें ताकि हम लोग उनके ऊपर एक्शन ले सकें। बस्तर में भी आपकी पोस्टिंग रही है, कोई ऐसा इनकाउंटर जो आपको याद हो आज तक कि वो दिल को छू गया हो कि नक्सली हैं या जो भी हैं, लेकिन इनके साथ इस तरह का या नहीं करना चाहिए या इन लोगों के साथ इसी तरह का करना चाहिए, कुछ ऐसा जो अच्छा पहलू हो बस्तर का? देखिए, बस्तर में हम लोगों ने एक कोलेंग कैंप की स्थापना की थी जो कि उड़ीसा बॉर्डर पर है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर एक तुलसी डोंगरी नामक पहाड़ी है और उस पे ही एक कोलेंग नाम का एक गांव है जिसमें मतलब नक्सल का पूरा इन्फ्लुएंस है। तो ऐसे जगह पे हम लोगों ने कैंप बनाने की शुरुआत की थी और हम लोग जब जा रहे थे एक बार तो हमारे ही कॉन्वॉय का आईडी ब्लास्ट किया था। तो जब आईडी ब्लास्ट हुआ था तो उसमें हम लोग ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे ब्लास्ट करके भाग रहे, तो ऐसे बच्चों को हम लोग ने पकड़ लिया था। उन बच्चों को कैंप में लेके आए थे और उनसे हम लोग ने बातचीत की थी, उनको अपने साथ रखा। वो बच्चे फिर खुल गए और उन्होंने बताया कि हमको ज़बरदस्ती परेशान किया जाता है और खाना भी नहीं दिया जाता। तो उन बच्चों को हम लोगों ने बस्तर में लाके जगदलपुर में एक स्कूल में डाल दिया और स्कूल में डालने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने, पुलिस ने जिम्मा उठाया और वो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी 10वीं में है बच्चे और वो मतलब पुलिस से काफ़ी प्रभावित है और पुलिस में ही आना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा पहलू है कि जिसमें मतलब काफ़ी इफेक्ट किया है मुझको। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि आप भी पुलिसिंग सेवा में हैं, मैडम भी प्रशासनिक सेवा में हैं, तो परिवार के लिए आप लोग समय कैसे निकालते हैं? देखिए, परिवार में जब हम लोग जाते हैं तो ऑफिशियल हम लोग कोई भी समस्या या कुछ भी डिस्कस नहीं करते। परिवार में सिर्फ पारिवारिक माहौल होता है और पारिवारिक समस्या या पारिवारिक जो प्रॉब्लम बाकी की चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन चलते रहता है। ऑफिस का हम लोग कोई लोड लेके घर नहीं जाते और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते ही हैं और हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं
लाइफ को अच्छे तरीके से जीने में और लोगों की सहायता करने में। इसीलिए मतलब लाइफ जो है बेहतर ही करने की कोशिश करते रहते हैं। खास मुलाकात में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ EOW के आरिफ शेख जी, इन्होंने अपना अनुभव साझा किया। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले बार किसी दूसरे शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।